गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल की क्लास में हम लोग रिंग थ्योरी को स्टार्ट किए थे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिंग के एग्जांपल्स की बात हमने करे थे। सबसे पहले हम अगर बात कर ले यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है, वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए, तो जो संस्थान का नंबर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इन नंबर्स पे आप कॉल करके और कोई भी इंफॉर्मेशन है एडमिशन से रिलेटेड, जो बैच लेना चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं। नंबर है 9628959237। ठीक है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। रिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है रिंग के, वो कल कल हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, और साथ ही साथ रिंग में यूनिट एलिमेंट की बात करी थी, क्योंकि जब तक आप रिंग में यूनिट एलिमेंट को नहीं पहचानेंगे, उस रिंग में कितने एलिमेंट, कौन से एलिमेंट इरेड्यूसिबल है, कौन से एलिमेंट प्राइम है, ये सब बातें आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आगे चल के बात होगी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, है ना, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में हमें देखने को ये मिलता है, जैसे कि इन जनरल अगर हम लोग रिंग में देखें तो डिस्टिंक्शन देखने को मिल सकता है बिटवीन इरिड्यूसिबल एलिमेंट एंड प्राइम एलिमेंट। हम डिफाइन करेंगे कि इरिड्यूसिबल एलिमेंट हो क्या होते हैं, प्राइम एलिमेंट क्या होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि कोई भी रिंग जो है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, इस बात को डिस्कार्ड करने के लिए इरेड्यूसिबल एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट देखना जरूरी है। और साथ ही साथ कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे पूछे जाते हैं हर साल के पेपर में, आप देख लेंगे कि एक पॉलिनोमियल आपको देता है और पॉलिनोमियल के बारे में पूछता है कि किसी फील्ड के ऊपर वो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है या इरेड्यूसिबल है। फील्ड हो सकता है वो फील्ड हो, या हो सकता है कि किसी रिंग में आप रिड्यूसिबिलिटी या इरेड्यूसिबिलिटी की बात करें। मेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आइडियल में इसका इस्तेमाल होने लगता है। आइडियल में क्या इस्तेमाल होने लगता है कि जब किसी रिंग का इरेड्यूसिबल एलिमेंट लेते हैं, तो उससे जो आइडियल जनरेट हो करेंगे, तो वो जो है प्राइम आइडियल बनने लगेगा। तो ये सब बातें जो है बेसिक बातें हैं, इसको कैच करना काफ़ी ज़रूरी है, तब आप जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और मेरा कहना ये है कि अगर रिंग थ्योरी में हम लोग कंटिन्यूसली 4-5 लेक्चर इस तरह की बात करें, तो आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे, इस पोजीशन में आ जाएंगे कि किसी भी तरह का सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा रिंग थ्योरी से रिलेटेड, वो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस उन्हीं बातों पे है जिस पे क्वेश्चंस बनते आए हैं, बन सकते हैं और बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 5 या 6 लेक्चर जो है काफ़ी होगा इसके लिए। रिंग थ्योरी को डिटेल में अगर आपको समझना है, डिटेल करने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से पूछे जाते हैं, वो सब सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में होंगे, तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की बात कर ले जहाँ पे रिंग थ्योरी सिलेबस में होगा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो CSIR नेट का हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि रिंग थ्योरी से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, CSIR नेट एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे कम से कम 15-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कल हमने कुछ बातें डिस्कस की थी, जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी रिंग आर है ना, और रिंग में यूनिट एलिमेंट का मतलब क्या है, जिन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट एलिमेंट। ठीक है, जिन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उनको यूनिट एलिमेंट बोलेंगे। तो जैसे कि मान लो आपके पास आर कोई भी एक रिंग है, आर कोई भी आपके पास एक रिंग है, और ये सेट हमने लिखा था यू आर। यू आर में क्या था कि हमने आर के जितने भी मेंबर्स थे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, उन्हीं को तो यूनिट एलिमेंट बोल रहे थे, उन सभी को इस सेट में रखा था। और जो रिंग में मल्टीप्लिकेशन है, रिमेंबर रिंग में 2 ऑपरेशंस होते हैं, एक प्लस लिख दिया मैंने, एक डॉट लिख दिया। यहाँ पे जो नाम इनका है, प्लस को एडिशन बोलते हैं, डॉट को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो रिंग में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इस ऑपरेशन के साथ ये जो है एक ग्रुप फॉर्म करता है, जिस ग्रुप को हम लोग वो क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स इन रिंग आर। ठीक है,
ग्रुप ऑफ यूनिट्स इन रिंग आर। तो ये जो है ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए इंपॉर्टेंट होता है इसकी बातें आगे हम लोग करेंगे, जब बातें करेंगे फील्ड की या इंटीग्रल डोमेन की, ये सब सारे डिस्कशन होगा, ठीक है, ये सब से डिस्कशन होगा। अब कुछ बातें यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे देख रहे थे पिछले क्लास में, जैसे कि आपके पास रिंग ऑफ इंटीजर है। अब रिंग ऑफ इंटीजर में बात करें तो दो ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो जब भी हम रिंग में किसी एलिमेंट की इनवर्स की बात करेंगे ना, तो इनवर्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना, क्योंकि जेड जो होगा अगर रिंग आर है तो प्लस के साथ हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा, है ना, तो हर एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो किसी एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर हम लोग इस तरह की बातें करें, इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डॉट के साथ ये जो है ग्रुप नहीं बनता, ठीक है, डॉट के साथ क्या बनता है, सिर्फ सेमी ग्रुप बनता है, डॉट के साथ सिर्फ क्या बनता है, सेमी ग्रुप बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ रिंग जेड जो है इसके पास दो एलिमेंट्स आएंगे, एक तो होगा 1 और दूसरा होगा -1, और क्योंकि ये दो ऑर्डर का ग्रुप है तो दो ऑर्डर का ग्रुप Z2 के ही आइसोमॉर्फिक होगा। इस पे सवाल बनाए जा सकते हैं, इस पे सवाल बनाए जा सकते हैं, जैसे कि वो कहेगा ये ग्रुप आपको नहीं देगा, आपके पास रिंग है और रिंग का ये यूनिट ग्रुप है। यूनिट ग्रुप का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ यूनिटी, ग्रुप ऑफ यूनिट्स आप रिंग जेड कह सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप के बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है साइक्लिक है, ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये अबेलियन है, ये सब सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब चलिए फिर से यहाँ पे फोकस करिए। अगर हम लोग ये रिंग लिए थे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें जेड आई, जिसको क्या बोल रहे थे, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, हमने प्रूव किया था कि इसके पास 4 यूनिट एलिमेंट होंगे। मतलब कि अगर हम लोग इस ग्रुप की बात करें, यूनिट ऑफ जेडाई की बात करें, तो इसके पास जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स कौन कौन से होंगे, इसके पास मेंबर होगा 1 होगा, -1 होगा, आई होगा और -आई होगा। अब ये 4 ऑर्डर का ग्रुप बना, ठीक है। तो कोई भी पी प्राइम है अगर, तो पी स्क्वायर ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो हमेशा अबेलियन होता है, पहली बात तो ये है। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप देखें तो वो जेड स्क्वायर के आइसोमार्फिक होगा या जेड क्रॉस जेड के आइसोमार्फिक होगा। मतलब पी स्क्वायर ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है तो पहली बात तो वो अबेलियन होगा, ये सब डिस्कशन में पहले भी आ चुका है। और ये जो है आइसोमार्फिक होगा जेड स्क्वायर के या जेड क्रॉस जेड के आइसोमार्फिक होगा। इसका मतलब कि या तो साइक्लिक होगा या तो प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप होगा ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो इसका मतलब क्या है कि या तो इसके आइसोमार्फिक होगा या तो इसके आइसोमार्फिक होगा, या तो Z4 के आइसोमार्फिक होगा या तो Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमार्फिक होगा। अब हमने ये कहा था कि Z4 के आइसोमार्फिक होगा क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं I और -I जिनका ऑर्डर क्या है 4। तो फाइनाइट ऑर्डर का कोई ग्रुप है और उसके पास एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो वो क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। तो इस केस में ये साइक्लिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि Z4 के आइसोमार्फिक हो जाएगा, इसके आइसोमार्फिक नहीं होगा। तो इस रिंग के बारे में सवाल तो बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसमें से एक ये भी सवाल हो सकता है कि इसके यूनिट के बारे में वो आपसे पूछे, ठीक है, वो यूनिट के बारे में आपसे वो पूछे, ठीक है। हाँ चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, जीरो डिवाइजर्स। एक बात और भी आप याद रखिए यहाँ पे, जैसे अगर आपके पास ये फाइनाइट रिंग है ना, Zn प्लस डॉट, Zn प्लस डॉट, Zn आप जानते हैं कि क्या है, सेट है जिसके पास जो मेंबर्स हैं वो आप ये सब सारी बातें, क्योंकि ग्रुप थ्योरी आप पढ़ के आए हैं तो ये सब जानते हैं। 0 की क्लास है, 1 की क्लास है, 2 की क्लास है और एंड सो ऑन n-1 की क्लास है, ठीक है। ये सभी एलिमेंट है Zn के, क्लियर। अब यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है, एडिशन मॉडुलो n, और डॉट क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n, ठीक है, जिसको सिंपल प्लस और डॉट से डिनोट किया है। ये सब जानते होंगे आप इसके बारे में, ये क्या है, एडिशन मॉडुलो n और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम लोग इसके यूनिट्स की बात करें, ग्रुप ऑफ यूनिट्स की बात करें, तो यहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ये जो है होता है UN के बराबर होता है। UN के बराबर होने का मतलब क्या है कि इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे आप UN की डेफिनेशन जानते हो, R बार बिलोंग्स टू Zn स्टार सच दैट R और N का GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। R और N का GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और क्योंकि ये आपको पता है कि इस ग्रुप का ऑर्डर जो होता है फाई n होता है, ये जो ग्रुप है UN इसका ऑर्डर क्या होता है, फाई n, मतलब कि जो टोटल यूनिट एलिमेंट होंगे इस रिंग में वो फाई n बराबर होंगे, फाई n के बराबर होंगे। तो जैसे आपसे एक सवाल हम यहाँ पे फ्रेम करें कि नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट, या ऐसे भी कह सकते हैं कि
रिंग अगर आपके पास जेड एन है, जेड एन एन के जगह पे मान लो जेड 100 ले लिया आपने, तो जेड 100 में कितने एलिमेंट होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा? अगर आपके पास ये रिंग है सपोज जेड 100, तो इस रिंग में कितने एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा? तो क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसका मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट एलिमेंट। तो कुल मिला के दो तरीके से इस पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे जो यूनिट होंगे, या ये भी कहा जा सकता है कि कितने एलिमेंट होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या ये भी कहा जा सकता है कि इसका जो ग्रुप ऑफ यूनिट्स है उसके पास कितने मेंबर होंगे। तो क्योंकि आप यहाँ पे जानते हैं कि इसका जो ग्रुप ऑफ यूनिट होगा यू जेड 100, ये जो है आइसोमार्फिक होगा आपका यूएन के आइसोमार्फिक होगा, यूएन के आइसोमार्फिक होगा। कभी कभी यूएन को इस तरह से यूएन भी कहा लिखा जाता है, तो जो आप समझते हैं, ठीक है, जो आप समझते हैं। अब यहाँ पे जो है इसका ऑर्डर क्या होगा, यूएन यू एन के जगह पे यहाँ पे क्या है 100, तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होगा U100 का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 500, और 500 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 40 होती है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब आप जानते हैं। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब हमने दिया, और इस सवाल को कई तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। पहले तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे ये यूनिट होंगे, दूसरा कितने एलिमेंट होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और तीसरा क्या है कि जो इसका ग्रुप ऑफ यूनिट्स है वो कौन है, और चौथा उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो सारी बातें जो है एक लाइन में आपने बता के दे दिया। ठीक है, अब चलिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रिंग की बात हम लोग करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम दो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, प्राइम एलिमेंट और इरेड्यूसिबल एलिमेंट। इनके अबाउट क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ इनके एप्लीकेशन से ही आप आगे चल के प्रिंसिपल आइडियल को भी समझ पाते हो काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो ये सब बातें जो है काफ़ी रिलेटेड है एक तरह से, इसलिए हम यहाँ पे बेसिक बातें आपके साथ कर रहे हैं। ये बेसिक बातें अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो जिस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे। बात ये है कि जो है आपसे पूछना ये समझना है जीरो डिवाइजर। ठीक है, जीरो डिवाइजर, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रल डोमेन समझना है। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली इस तरह से एग्जांपल्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ये रिंग जो है इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं है। साथ ही साथ आगे चल के ये सब रिजल्ट मिलेंगे कि जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा वो फील्ड होगा, है ना। और बहुत सारे रिजल्ट, जैसे कि आगे हम लोग जब आइडियल की बात करेंगे तो आइडियल को पहचानना है कि वो जो है प्राइम आइडियल है कि नहीं है, मैक्सिमल आइडियल है कि नहीं, तो कोसेंट रिंग का वहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये सब सारी बातें वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब बातें आपको समझना होगा। और जिसका नाम मैं ले रहा हूँ आइडियल, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लीजिए, डायरेक्टली उसमें सिंपल क्लियर कट में सवाल पूछे गए हैं। एक आपको रिंग दिया गया, रिंग ऑफ रियल नंबर, और रिंग ऑफ रियल नंबर आप जानते हैं कि आर क्या है, एक रिंग है, खैर वो फील्ड भी है। और क्यू जो है उसका दिया गया है कि वो सब रिंग है कि नहीं है, आइडियल है कि नहीं है। तो इस पे ऑप्शन बनाया है। तो आइडियल पे एक क्वेश्चन जो है सिंपल सा देखने को मिला था, लेकिन इस पे जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाए जाते हैं, प्राइम आइडियल कैसे होंगे इस रिंग में, मैक्सिमल आइडियल कैसे होंगे, कितने होंगे, ये सब सारी बातें। ठीक है, चलिए, तो जैसे आर एक रिंग है, लेट आर बी ए नॉन ट्रिवियल रिंग, ये जो है एक नॉन ट्रिवियल रिंग है। ठीक है, नॉन ट्रिवियल रिंग, ये अगर नॉन ट्रिवियल रिंग है, नॉन ट्रिवियल रिंग का मतलब क्या है कि जीरो के अलावा भी इसके पास एलिमेंट है। ठीक है, तो एन ए नॉन जीरो एलिमेंट, एन एलिमेंट से अल्फा बिलोंग्स टू आर is said to be is said to be to be a non-zero zero divisor, a non-zero zero divisor of ring R if there exists beta belongs to R such that alpha dot beta is equals to 0। ऐसे एलिमेंट अल्फा को आप क्या कहते हैं, नॉन जीरो
जीरो डिवाइजर या लेफ्ट जीरो डिवाइजर, ठीक है। हम अगर कॉम्यूटेटिव कह दें रिंग को तो लेफ्ट और राइट में टेंशन नहीं रहेगा, आर को हमने क्या कर दिया, कॉम्यूटेटिव कर दिया। अदरवाइज अल्फा डॉट बीटा डॉट अल्फा इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम कह दे रहे हैं अल्फा इज सेट टू बी नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर, ठीक है, नॉन जीरो लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट आना चाहिए था, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट जीरो डिवाइजर, ठीक है, लेफ्ट जीरो डिवाइजर, ठीक है। अगर अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाए और बीटा डॉट अल्फा भी जीरो हो जाए तो अल्फा जो होगा लेफ्ट एज वेल एज राइट जीरो डिवाइजर होगा, या कोई और दूसरा बीटा डैश मिले जिससे कि बीटा डैश अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाए, तब भी अल्फा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट जीरो डिवाइजर हो जाएगा। तो कुल मिला के आगे चल के हम लोगों को कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन में ही बातें करनी है, तो अगर वो लेफ्ट जीरो डिवाइजर होगा तो राइट जीरो डिवाइजर भी होगा, क्योंकि अल्फा डॉट बीटा बीटा डॉट अल्फा में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो कभी हमारे दिमाग से या हम सिर्फ डायरेक्टली ये कह दें कि जीरो डिवाइजर है तो आप ये समझ लेना कि हम रिंग को ही कॉम्यूटेटिव ले लिए हैं, लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं है खास, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपके पास ये रिंग है M2R, ठीक है, M2Z ही ले लीजिए, M2Z ही ले लीजिए। तो इसके बारे में हमने बताया था M2Z का मतलब क्या है, यहाँ पे 2x2 मैट्रिसेस आएंगी, क्योंकि हम कुल मिला के इंटीग्रल डोमेन पे आ चुके हैं। इंटीग्रल डोमेन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे जीरो डिवाइजर को आपको समझना होगा, जिसका नाम हमने क्या दिया है, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर, ठीक है, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर। तो इसके पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट्स जो है 2x2 मैट्रिसेस होते हैं A B C D, और क्योंकि यहाँ पे रिंग Z रखा है तो A B C D जो एंट्रीज है मैट्रिक्स के वो रिंग Z से आएंगे, ठीक है, Z से आएंगे, और Z को किसी भी रिंग या फील्ड से रिप्लेस किया जा सकता है, तो नया जो है यहाँ पे मैट्रिक्स रिंग मिलेगा, ठीक है, नया मैट्रिक्स रिंग मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 लिया है ऑर्डर मैट्रिक्स का, 2 3 4 5 एन कुछ भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ये रिंग बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे अगर एक एलिमेंट आपने लिया, सपोज आपने ये एलिमेंट लिया 1 0 0 0, है ना, ये आपका एक नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, ये जो है नॉन जीरो एलिमेंट है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है वो क्या है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन में यही कहा जा रहा था कि कोई एलिमेंट आपने अल्फा लिया और अल्फा को हमने आर स्टार में रख दिया, ठीक है, आर स्टार में, क्योंकि हम लोग नॉन जीरो की बात कर रहे हैं, नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर, ये कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है, नॉन जीरो लेफ्ट non-zero left zero divisor of ring R if there exists beta belongs to R such that alpha beta equal to 0। तो there exists beta belongs to R star कह दें, beta belongs to R star, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट मिलना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट जो है लेफ्ट जीरो डिवाइजर हो गया, ये एलिमेंट क्या है, राइट जीरो डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है वो क्या है, लेफ्ट जीरो डिवाइजर है। तो ऐसे ही एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट जीरो डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे ये हम दो तरह के आपके पास रिंग की एग्जांपल दे रहे हैं, एक तो यहाँ पे ये दिया, और आपको यहाँ पे देखने को मिला कि इस रिंग के पास जो है नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ 1 0 0 0, ये जो है नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर है। कई सारे सवाल ऐसे बनते हैं कि कितने जो है लेफ्ट जीरो डिवाइजर है, एक रिंग में कितने लेफ्ट जीरो डिवाइजर है, ये सब सारी बातें इस क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे, लेकिन अभी पहले आप यहाँ पे फोकस करो, नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे आप ये रिंग लीजिए जिसको हम लोग क्वार्टरनियर रिंग बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो रिंग है, ये जो है इसके पास कोई नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर है कि नहीं है, या कोई भी नॉन जीरो राइट जीरो डिवाइजर है कि नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इंटीग्रल डोमेन के आसपास पहुंच रहे हैं, तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप और भी एग्जांपल हम देंगे, जैसे कि CAB है, मतलब अभी आप पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि जो रिंग है दिया गया है वो इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं है। खैर, अभी इंटीग्रल डोमेन को हम डिफाइन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे फोकस करना जरा, इसके पास जो एलिमेंट होते हैं A B और माइनस आप B बार और यहाँ पे A बार, ठीक है, और ये जो है AB जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो इसको ये रिंग बनता है, और रिंग में यहाँ पे एडिशन क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, और मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है।
अब ये रिंग बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रिंग है वो इसके पास नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर है कि नहीं है। क्या एच के पास नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर है कि नहीं, नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर, और अगर है तो कितने हैं। ठीक है, नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर देखना है इसके पास है कि नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट सपोज लिया आपने, एक एलिमेंट आपने ले लिया सपोज ए, ठीक है, ये मान लिया कि ये जो है नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर है, तो इसका मतलब क्या है कि एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे ए, जिससे कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे नल मैट्रिक्स है। अब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले सकते हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है, जैसे कि ए यहाँ पे इस तरह की मैट्रिक्स होगी ना, ए और होगा यहाँ पे बी होगा माइनस ऑफ बी बार होगा और यहाँ पे ए बार होगा। तो इसका अगर हम लोग ए इसको कह रहे हैं तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे ये जीरो कब होगा, जीरो तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए और बी दोनों एक साथ क्या हो, जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो हो और बी इज इक्वल टू जीरो हो। तो इस तरह से आपने ये साबित कर दिया कि इस केस में ए ही जीरो होगा। ठीक है, ए ही जीरो होगा। तो इस तरह से आपने ये साबित कर दिया कि इसके पास कोई भी नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर नहीं है। इसी तरह से आप ये भी साबित कर सकते हैं कि बी भी जीरो है। इसका मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स का, यहाँ पे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से एक क्या है, जीरो है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो जाए और उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था जब हम लोग यहाँ पे M2Z ले रहे थे, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे और प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा था। लेकिन वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई भी लेफ्ट जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इंटीग्रल डोमेन जो है डिफाइन कर सकते हैं। इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, a non-trivial commutative ring with identity, a non-trivial commutative integral domain with identity is said to be an integral domain। इंटीग्रल डोमेन को शॉर्ट में आईडी लिख दे रहे हैं। इफ अगर a डॉट b इज इक्वल टू जीरो हो, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू जीरो हो और b इज इक्वल टू जीरो हो। जब भी a डॉट बी जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ये इस बात को इम्प्लाई करे कि a जीरो हो या तो b जीरो हो। इसी केस में आप a को r को क्या बोल सकते हो, इंटीग्रल डोमेन बोल सकते हो। ठीक है, पहली बात तो आप यहाँ पे देखिए, कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन है विथ आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन है विथ आइडेंटिटी, और इसको इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन जो है कई सारी बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट लिखता है, तो एक डेफिनेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और बुक का नाम मैं गैलियन लिख दे रहा हूँ। गैलियन को मैं फॉलो कर रहा हूँ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होगा, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये दोनों स्टेटमेंट जो है इक्विवेलेंट है, क्योंकि पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट का जो कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी होता है। तो दोनों बातें जो है यहाँ पे ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अगर सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बोलें तो इंटीग्रल डोमेन, जैसे अगर आपके पास कोई रिंग है और उस रिंग में दो नॉन जीरो एलिमेंट अगर आपको ऐसे मिल गए जिसका प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या है कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब उसमें से एक क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो जैसे आपके पास दो एग्जाम्पल आपके सामने दिख गए डायरेक्टली। एक तो एग्जाम्पल आपके पास ये है, ये जो है वो क्या है, आपके पास इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है ना, इंटीग्रल डोमेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है दो मेंबर्स का, इसका कोई भी दो मेंबर लेंगे और उनका प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब उसमें से एक क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। जैसे अगर हम लोग ये बात करें M2Z, तो M2Z जो है इंटीग्रल डोमेन नहीं है, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन।
ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट मिल रहे थे आपके पास। ये मिल रहा था, एक आपके पास एलिमेंट था 1 0 0 0 और यहाँ पे 0 0 0 1 और इसका प्रोडक्ट क्या हो जा रहा था, 0। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो है इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इसी तरह से अगर हम लोग इसकी बात करें तो जिसे हमने बात किया था H, जिसके पास एलिमेंट थे क्वाटर्नियन रिंग ABCD, तो हमने इस रिंग में साबित किया था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, A B और माइनस ऑफ B बार और यहाँ पे A बार, ठीक है। इसके पास जो एलिमेंट है A और B, और A और B क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो है इंटीग्रल डोमेन था, ठीक है। ये इंटीग्रल डोमेन था क्योंकि हम लोग देख पा रहे थे कि दो मैट्रिसेस इसमें लिया था A और B, उनका प्रोडक्ट 0 तभी पॉसिबल था जब A 0 हो जाए या B 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल है, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इंटीग्रल डोमेन आपको चेक करना पड़ेगा, इंटीग्रल डोमेन आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे इस रिंग की बात करें C, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, C01। अगर हम लोग C01 की बात करें, C01 में हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि इसके पास जो एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स जो होंगे वो फंक्शंस होंगे f फ्रॉम 0 to 0 1 to r such that f is continuous, मतलब कि the set of all continuous functions from close interval 0 1 to r, the set of all continuous function from close interval 0 1 to r, ये सेट के बारे में समझिएगा, जो कि पॉइंट वाइज एडिशन और पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन के साथ एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। तो सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एफ इज कंटिन्यूअस, इसको हम फुल फॉर्म में लिख दे रहे हैं क्योंकि ये रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जो है हम लोग इसमें बातें करेंगे, और अगर आप यहाँ पे CSIR नेट का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे इस रिंग पे कभी ना कभी ज़्यादातर वो फ्रेम करता है सवाल, और ज़्यादातर सवाल जो है मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल पे, और क्योंकि यहाँ पे एक रिजल्ट ऐसा मिल जाता है कि अगर वो रिजल्ट आप भी जान जाएंगे तो ऐसे सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमल आइडियल किस टाइप के होंगे, प्राइम आइडियल, यही तो आपको करना है ना। एक तरह से हर रिंग को आपको डिटेल में स्टडी करनी है कि किसमें जो है किस तरह के आइडियल होंगे, और इसी से आप आगे चल के जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की बात करेंगे तो उसमें तो आइडियल ही देखने हैं कि किस तरह के आइडियल होंगे। अगर कोई कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन है विथ आइडेंटिटी, जिसके पास हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो जाए, तो ऐसे ही कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन विथ आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलते हैं। खैर, प्रिंसिपल आइडियल की बात करेंगे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की बात करेंगे तो वो डिस्कशन वहाँ पे होगा, लेकिन उसी के लिए ये सब सारी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। खैर, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, दिस सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, द रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 to r, फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 to r, ठीक है, और टू r। यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 1 के जगह पे कोई भी इंटरवल रखा जा सकता है, कोई भी इंटरवल क्लोज इंटरवल रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है एक रिंग है, और यहाँ पे इस रिंग में ध्यान रखिएगा कि ये रिंग है विथ आइडेंटिटी, और साथ ही साथ इस रिंग में ये रिंग जो है कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, तो ये रिंग जो है कम्यूटेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो नॉन जीरो एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं। मान लो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया क्लोज इंटरवल 0 1 से r, और फंक्शन ये इस तरह से डिफाइन है, यहाँ पे हमने लिख दिया x माइनस 1/2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इफ x बिलोंग्स टू क्लोज 1, ये ठीक है, और यहाँ पे 0 इफ x बिलोंग्स टू ओपन हाफ एंड क्लोज 1, ठीक है, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। दूसरा एक एलिमेंट ले लिया gx। अब आप देख सकते हैं कि जो fx होगा वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। fx क्लियर कट दिख रहा है कि fx जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप चेक कर सकते हैं अगर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको पता है। और यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, x माइनस 1/2 और इसका होल स्क्वायर इफ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखना चाहिए था इफ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे इफ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे जब यहाँ पे नॉन जीरो है तो यहाँ पे 0 कर दिया, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 क्लोज
हाफ, और यहाँ पे इफ x बिलोंग्स टू ओपन हाफ एंड यहाँ पे लिख दिया 1 और 1 पे क्लोज लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि fx जो है, f जो है नॉन जीरो फंक्शन है, g भी क्या है, नॉन जीरो फंक्शन है। नॉन जीरो फंक्शन का मतलब क्या है कि डोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिस एलिमेंट को वो नॉन जीरो वैल्यू पे मैप करे, तो ऐसे फंक्शन को नॉन जीरो फंक्शन बोलते हैं। तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि f और g दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों नॉन जीरो फंक्शन है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तो ये जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो है, यहाँ पे जीरो है। तो क्योंकि पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस रिंग में क्या देखने को मिला कि आपको दो नॉन जीरो एलिमेंट देखने को मिले जिनका प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। तो इस तरह से नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक। अब एक बात और, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके पास जिसे अब किस तरह के एलिमेंट को हम लोग कह रहे थे ना, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर। जैसे कि आपके पास एक एलिमेंट ए है और इस आर स्टार का एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर एक एलिमेंट बी मिल गया जो कि आर स्टार में है, जिससे कि आपको ये मिल गया ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, और तो जिससे ए इज इक्वल टू बी, मान लो आर को हमने कॉम्यूटेटिव ले लिया, क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं कहना चाह रहे हैं, आर को हमने कॉम्यूटेटिव ले लिया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो ए को क्या बोलते हैं, नॉन जीरो, ए को क्या बोलते हैं, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर, ठीक है, जीरो डिवाइजर, क्योंकि यहाँ पे ए डॉट बी और इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी, लेफ्ट अगर होगा तो वो राइट भी होगा, ठीक है। फाई एन फाइंड करने का फॉर्मूला, अच्छा विशाल, ठीक है, फाई एन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब भी जैसे आप यहाँ पे देखो, पी अगर कोई प्राइम है, ठीक है, पी अगर कोई प्राइम है, ठीक है, पी कोई भी प्राइम है, ठीक है, तो फाइव पी जो होता है उसके लिए फॉर्मूला ये है कि ये पी माइनस वन होगा। क्योंकि अगर मान लो सेवन आपने लिया तो फाइव सेवन, सेवन एक प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा, सेवन माइनस वन होगा, सेवन माइनस वन होगा। ऐसे फाई एन होता क्या है, अगर आप एक यहाँ पे समझ लीजिए, तो फाई एन होता क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन एंड को प्राइम विथ एन, नंबर ऑफ पॉजिटिव, नंबर ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स लेस देन एन, लेस देन एंड को प्राइम टू एन, एंड को प्राइम टू, को प्राइम टू एन। तो यहाँ पे देखिए, एक से लेके सिक्स तक जाएंगे तो एक का सेवन के साथ जीसीडी वन होगा, टू का सेवन के साथ जीसीडी वन होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सेवन माइनस वन, सेवन माइनस वन का होगा मतलब सिक्स होगा। अब ऐसा है, एक बार जैसे कि पी प्राइम ही है और पी की पावर आर अगर आपके पास है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पी की पावर आर माइनस पी की पावर आर माइनस वन। तो प्राइम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पी की पावर आर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पी क्या है, प्राइम है। अब किसी भी नेचुरल नंबर को अगर आपने लिया तो इसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम में लिख सकते हैं। तो अगर n कोई नेचुरल नंबर लिया तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, p1 की पावर r1, p2 की पावर r2 एंड सो ऑन, p m यहाँ पे लिख सकते हैं की पावर rm, ठीक है, जहाँ पे p1 p2 pm क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है, p1 p2 एंड सो ऑन, pm क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है ना, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। तो यहाँ पे जब आपको फाई एन निकालना है तो फाई एन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, जो आइलर फाई फंक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, ये नंबर थ्योरी में आप पढ़ेंगे तो इस पे अलग अलग इसको अप्लाई कर सकते हो। फाई की पावर पी वन की पावर आर वन, उसके बाद से p2 की पावर r2 एंड सो ऑन, फाई पी एम की पावर आर एम, ठीक है, पी एम की पावर आर एम, जहाँ पे पी वन पी टू पी एम है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। तो ये तो इसके लिए फॉर्मूला था ही, ये क्या हो जाएगा, पी की पावर पी वन की पावर आर वन माइनस पी वन की पावर
R1 माइनस 1, और इसी तरह से आप चलते जाइए। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। इसके बाद जैसे कि मान लो आपको फाई 100 निकालना है, फाई 100 निकालना है, तो पहले आप क्या करेंगे, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फाई और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। 2 स्क्वायर प्राइम पे ही अप्लाई करना है, इनटू आप यहाँ पे 5, आप 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि p की पावर r वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 5 के अंडर में p की पावर r की जो इमेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, p की पावर r माइनस p की पावर r माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये 2 हो गया और यहाँ पे 20 हो गया, मतलब कि 40 हो जाएगा। ठीक है, 40। अब ये जो है 100 आपने कैलकुलेट किया। अब इसका इस्तेमाल कई सारे प्रॉब्लम्स में होता है, जैसे कि साइक्लिक ग्रुप में अगर 100 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास कितने जनरेटर होंगे, वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। यूएन का जब ऑर्डर निकालेंगे, ये ग्रुप आपके पास यूएन है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर निकालने के लिए इसका ग्रुप का ऑर्डर ही फाई होता है। इस ग्रुप का ऑर्डर ही क्या होता है, फाई होता है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान दीजिए, जो अभी अभी हमने डिस्कशन में कहा कि जब आपके पास ये रिंग है जेड और ये जेड जो रिंग है, इसका जो ग्रुप ऑफ यूनिट्स है जो यू जेड कहते हैं, यू जेड का ऑर्डर भी जो होता है वो क्या होता है, फाई एन होता है। क्योंकि आपने देखा था कि ये जो है किसके आइसोमार्फिक होता है, यू जेड एन जो है आपका आइसोमार्फिक होता है, ये यू एन के आइसोमार्फिक होता है। तो जैसे कि आपसे सवाल पूछा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z100 which are which are invertible, which has inverse in Z100। ठीक है, Z100 with respect to multiplication, मतलब कुल मिला के ये जो एलिमेंट होंगे, अगर हम लोग इसको रिंग की तरह देखें, Z100 और प्लस डॉट यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 100, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 100, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन के साथ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। रिमेंबर, रिंग में जरूरी नहीं है कि किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे, लेकिन जिन नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर। नॉन जीरो लेफ्ट राइट भी कह सकते हैं, लेकिन हम कॉम्यूटेटिव में यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ जीरो डिवाइजर कह दे रहे हैं, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, तो इसमें कितने जीरो डिवाइजर्स होंगे अगर ये आपसे पूछा जाए, तो ये आप यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे उनकी संख्या क्या होगी, यू 100 के पास जितना एलिमेंट होगा तो यू सॉरी 5 लिख दिया, 500 100, और इसकी संख्या कितनी होगी, 40, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, 40 होगा जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है। अब जैसे मान लो आपको आपको ये पूछा जाए, यहाँ पे सपोज आपको पूछा जाए यहाँ पे Z10 क्रॉस Z10, ये आप ध्यान रखिएगा, हमने पिछले क्लास में बताया था कि जैसे अगर आपके पास आपके पास अगर यहाँ पे कोई भी रिंग है R1 और दूसरा रिंग है R2, ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा R1 क्रॉस R2, ये भी एक रिंग होगा। अब समस्या ये है कि यहाँ पे जो रिंग में ऑपरेशन जो है वो कौन सा ऑपरेशन लेंगे, तो ऑपरेशन जो है वो कोऑर्डिनेट वाइज लेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को इसके ऑपरेशन से कंबाइन करेंगे और सेकेंड कोऑर्डिनेट पे जो एलिमेंट होंगे इसके ऑपरेशन से कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग आपसे सवाल पूछा जाए कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, अब रिमेंबर ये जो है एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितने एलिमेंट होंगे जिनका इन्वर्स मिलेगा, कितने एलिमेंट होंगे जिनका इन्वर्स मिलेगा, या आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर है, या कितने नॉन जीरो जीरो डिवाइजर है। क्योंकि ये कम्यूटेटिव है तो इसमें लेफ्ट राइट कहने का कोई मतलब नहीं है। कितने नॉन जीरो लेफ्ट जीरो डिवाइजर है, हाउ मेनी नॉन जीरो जीरो डिवाइजर्स, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर्स।
तो इसको कैलकुलेट करने की तरीका यही होता है कि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, तो यहाँ पे कितने हैं 40 और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 40 है, सेम ही तो है। तो 40 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जितना आएगा रिजल्ट, जैसे कि मान लो Z10 क्रॉस Z10 में पूछा जाता, तो इसमें ऐसे एलिमेंट की संख्या जो नॉन जीरो जीरो डिवाइजर है उनकी संख्या क्या होती, 510 क्रॉस 510, 510 क्रॉस 510, और 510 की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी, तो 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 होगा। 16 ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इस रिंग की बात करें तो इस रिंग के पास क्या होंगे, 16 ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये सब बातें हम लोग है कर रहे थे। अब जो है पीछे हम बात कर रहे थे, जैसे आप यहाँ पे आपने नया सवाल पूछा, इससे हमने देखो यहाँ पे बात कर रहे थे इंटीग्रल डोमेन की, और यहाँ तक हम लोग डिस्कशन में पहुंचे थे, यहाँ तक डिस्कशन में पहुंचे थे। ठीक है, तो इसको जैसे कि एक आपने एलिमेंट लिया a बिलोंग्स टू आर स्टार, आर स्टार का मतलब क्या है कि आर में से जीरो को रिमूव किया है, और जीरो का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं कि जो आर प्लस की आइडेंटिटी होती है उसको रिमूव करते हैं। जीरो जो है यहाँ पे आर प्लस जो अबेलियन ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक एलिमेंट आपने आर स्टार का लिया और इस एलिमेंट के लिए अगर एक बी एलिमेंट मिल गया जो आर स्टार में है, जिससे कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर। ए को क्या बोलेंगे, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर। तो अगर हम इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन यहाँ पे देखें, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन जो है यहाँ पे देखें, जो कि आपको सामने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे ए डॉट बी जब भी जीरो होगा, ये इस बात को इम्प्लाई करे कि ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसे इंटीग्रल डोमेन के पास कोई भी, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास कोई भी नॉन जीरो जीरो डिवाइजर नहीं होगा, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर, क्योंकि यहाँ पे कॉम्यूटेटिव ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, तो जो लेफ्ट होगा वो राइट भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कोई इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन मतलब कि कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है विथ आइडेंटिटी जिसके पास कोई भी नॉन जीरो जीरो डिवाइजर नहीं है, तो ऐसे ही कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल डोमेन। और बाकी ये डेफिनेशन तो है ही आपके पास, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, और ये भी क्लियर कट कर रहा है। अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बात आपको देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगा कि जैसे आपके पास एक रिंग है, ये जो है आर प्लस डॉट एक रिंग है, मान लीजिए कॉम्यूटेटिव रिंग है विथ आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, CRU लिख देते हैं। CRU का मतलब क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, जैसा कि एक एग्जांपल ऐसा दे दीजिए, जेड है, कॉम्यूटेटिव है, रिंग ऑफ इंटीजर कॉम्यूटेटिव है, उसके पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कौन होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव रिंग है विथ आइडेंटिटी। क्लियर, ओके, आर प्लस डॉट क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी है, ये हमने माना। ठीक है, हम करना क्या चाह रहे थे, यहाँ पे देखिए जरा, इसमें कोई सवाल मेरे माइंड में आया था, नॉन ट्रिवियल कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज, हाँ ये करना चाह रहे थे हम कि अगर ये इंटीग्रल डोमेन अगर हो जाएगा, तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन से ए डॉट, अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन होने से क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होगा। ए बी जो है आर के एलिमेंट है, और ए और बी का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो होगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए जीरो होगा और बी जीरो होगा। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए इज इक्वल टू जीरो, और इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये बातें समझने वाली होती है, इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से जो है सवाल बनते हैं। ठीक है, इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से सवाल बनते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए और बी जो है आर स्टार में है, दिस इम्प्लाइज ए कामा ए डॉट बी जो है वो क्या है, आर स्टार में है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, बिलोंग्स टू आर स्टार। इसका मतलब कि क्या है, ये अगर ये जो है कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन आर स्टार में बाइनरी हो जाए, आर स्टार में बाइनरी हो जाए, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में एक इंटीग्रल
डोमेन हो जाएगा ना, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं डेफिनेशन से ये बात क्लियर कट दिख रहा है कि अगर जो रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी है और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है आर स्टार में अगर वो बाइनरी हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो कई सारे इक्विवेलेंट डेफिनेशन है इंटीग्रल डोमेन की, एक डेफिनेशन आप लेके चलिए, सारे सवाल जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखो ये जो है डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखो हम लोग डिफाइन किए थे यूनिट। तो अगर आपके पास आर जो है कोई भी कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन है विथ आइडेंटिटी, ठीक है, सी आर यू है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी या विथ यूनिटी, सी आर यू, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि मान लो कि एक एलिमेंट जो है यूनिट है, ए जो है यूनिट है, ए इज यूनिट। तो कोई एलिमेंट जो है यूनिट है तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज ए जो है जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता, दिस इंप्लाइज ए इज नॉट ए जीरो डिवाइजर, ठीक है, जीरो डिवाइजर। अब इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आपसे ये सवाल पूछ दे, जैसे कि अगर आपके पास कोई रिंग है और उस रिंग में आपको ये पता है कि वो कितने एलिमेंट यूनिट हैं, कितने एलिमेंट यूनिट हैं, तो आप ये ऐसे बता सकते हो कि कितने जो होंगे जीरो डिवाइजर नहीं होंगे या कितने जीरो डिवाइजर होंगे, ये सब बता सकते हो। ठीक है, तो ए अगर यूनिट है तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है एक जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता। तो मान लो कि ए जो है वो एक यूनिट है, लेट ए इज अ यूनिट। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काफ़ी इस्तेमाल करेंगे और इससे बहुत सारे सवाल जो है फ्रेम किए जाते हैं, बहुत सारे सवाल जो है फ्रेम किए जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, लेट ए इज अ यूनिट, इज अ यूनिट। अब हमें क्या साबित करना है कि ए जो होगा एक जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो ए जीरो डिवाइजर नहीं होने का मतलब क्या है कि पहली बात तो ए यूनिट है तो ए नॉन जीरो होगा। यहाँ पर मतलब कि ए क्या होगा, आर स्टार में होगा। और ठीक है, नॉन ट्रिवियल रिंग है, नॉट ट्रिवियल रिंग है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल रिंग है, मतलब कि इसके पास जीरो के अलावा भी एलिमेंट है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल रिंग है। क्लियर। अब ए यूनिट एलिमेंट है, हमने ये माना लेट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए इनवर्स ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स जीरो, दोनों साइड क्या कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये वन बन जाएगा। तो यहाँ पे वन डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा बी नहीं मिलेगा जो कि नॉन जीरो हो और ए डॉट बी जीरो हो, क्योंकि ए डॉट बी जीरो मान के हमने बी को जीरो साबित कर दिया। इसका मतलब यही है ना कि कोई भी ऐसा बी नहीं मिलेगा जिससे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि जो ए है वो क्या हो सकता, जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट यूनिट है तो वो जो है नॉन जीरो जीरो डिवाइजर नहीं होगा, ठीक है, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो जैसे कि सवाल आपके पास ये है, यहाँ पे सवाल ऐसे हम पूछ सकते हैं कि जैसे आपके पास ये है रिंग, जैसे मान लो आपके पास है Z10 क्रॉस Z10, ठीक है, Z10 क्रॉस Z10 ये रिंग है आपके पास। क्लियर, ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सब पे फोकस करना। और हमने कहा है ना कि 5-6 क्लास अगर रिंग पे ईमानदारी से फोकस करके अगर आप देते हैं तो सारे सवाल आप कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा मतलब अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके सारे सवाल जो है सिंपल होते हैं, रिजल्ट्स पे बेस्ड होते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह से प्रॉपर वे में डिस्कशन आपको करना होगा, ठीक है, प्रॉपर वे में। जैसे कि इसके पहले वाला क्लास देखिए, नहीं तो जो एग्जाम्पल्स हम बार बार ले रहे हैं रिंग का वो आपके दिमाग में नहीं होगा। फिर भी हम थोड़ा सा जल्दबाजी में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है अभी जो है हम लोग एक तरह से आप रिवीजन क्लास की तरह आप इसको देख सकते हैं कि रिवीजन आप ऑलरेडी पढ़े हो,
मतलब कि CSIR नेट अगर एग्जाम के लिए कर रहे हैं तब तो आपको बेसिक करना पड़ेगा, ये सब सारी बातें थोड़ा सा स्लो मोशन में करना पड़ेगा, सारी बातों को एक्सप्लेन करना होगा, सारी बातों को हमें बोर्ड पे लिखना होगा, तभी इन सब बातों को कैच कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई हैं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तैयारी, तो थोड़ा सा आप पहले से ही जानते हैं, सब सारी बातों को रिकॉल करना है एक तरह से, और रिकॉल करने के बाद से जो है सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, सवाल करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना होगा, क्योंकि ये सब बातें हमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सवाल करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हमें रिवाइज करना पड़ेगा, जो रिजल्ट्स हैं जो पहले याद हुआ करते थे वो आप भूल रहे हैं, तो वो सब देखना पड़ेगा, ये सब सारी बातें हैं। ठीक है, देखिए जरा, अब यहाँ पे देखो सवाल यहाँ पे ये है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। जो है इसके यूनिट्स की संख्या कितनी थी, यूनिट्स, इसमें जो यूनिट्स की संख्या जो थी वो यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 4 था, तो 4 × 4 कितना हुआ, 16। 4 × 4 क्या हुआ, 16। अब इसके पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 100। ठीक है, 100। तो जो ये एलिमेंट यूनिट होंगे, पहली बात, जो एलिमेंट यूनिट होंगे वो इसकी संख्या 16 है। ठीक है, तो जो एलिमेंट यूनिट होंगे वो तो नॉन जीरो जीरो डिवाइजर हो नहीं सकते, तो इसका मतलब कि 100 में से क्या क्या माइनस करना है, 17। 17 क्यों माइनस करना है, क्योंकि जीरो को हम लोग नॉन जीरो जीरो डिवाइजर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 17 माइनस कर दीजिए, तो जितना आएगा यहाँ पे, जितना आएगा 93 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 93 आएगा। तो ये 93 एलिमेंट कौन से, सॉरी 83 एलिमेंट, ये कौन से एलिमेंट हो गए, ये वो एलिमेंट हो गए जो जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक है, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर नहीं है, ये वो एलिमेंट हो गए जो नॉन जीरो जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि हम अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहे थे जिसमें इरोड्यूसिबल और प्राइम को डिफाइन करने वाले थे, क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा रोल है। जब भी आप इरोड्यूसिबिलिटी की बात करेंगे, प्राइम एलिमेंट की बात करेंगे, और इस पे तो एक सवाल हमेशा पूछा ही जाता है, चाहे जिस सेंस में वो पूछे, या तो आइडियल से कनेक्ट करके पूछे या डायरेक्टली पॉलिनोमियल को वो रिड्यूसिबल है कि नहीं है, इरिड्यूसिबल है कि नहीं, इससे रिलेटेड सवाल पूछे, तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट को आपको सीखना होगा। और इसके लिए जब हम अगले क्लास में बात करेंगे तो आप बात करेंगे कि वहाँ पे जो है किस तरह के एलिमेंट को इरिड्यूसिबल बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ बातें को आपको समझना है। क्या क्या बातें समझना है कि कब कह सकते हैं कि किसी रिंग में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कैसे एलिमेंट को हम लोग एसोसिएट बोलते हैं, कैसे एलिमेंट को एसोसिएट बोलते हैं। अब ये सब एसोसिएट के बारे में और भी समझ पाएंगे जब हर रिंग में यूनिट का कॉन्सेप्ट आपके पास है कि किस रिंग में कितने यूनिट्स हैं, क्योंकि हम देख पाएंगे कि दो एलिमेंट तब एसोसिएट कहे जाएंगे जब दोनों डिफर करें बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए यूनिट, मतलब कि जितने यूनिट होंगे उतने ही एक एलिमेंट के एसोसिएट होंगे। जैसे कि जेडाई है, जेडाई के पास जो है 4 यूनिट है, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट के 4 एसोसिएट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा डिस्कशन जो होगा कल की क्लास में होगा, जहाँ पे हम लोग इरिड्यूसिबल एलिमेंट को देखने सीखेंगे कि कौन से एलिमेंट इरिड्यूसिबल है, कौन से एलिमेंट प्राइम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मुश्किल से हम लोग 4 या 5 या मैक्सिमम 6 मान लीजिए, 6 में क्लास में ऐसा कर सकते हैं कि सारे रिंग थ्योरी के सवाल आप कर सकते हो। लेकिन जाते जाते हम आपको ये बता दें कि ये सब जो है सिस्टमेटिक मैनर में आप करना चाह रहे हो, अगर सिस्टमेटिक मैनर में करना चाह रहे हो तो जो हम लोगों का बैच है वो जो ऑलरेडी स्टार्ट है, आप उस पे जो है संस्थान के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी क्वेरी होगी एडमिशन से रिलेटेड, क्योंकि देखो जो सिलेबस है, हम बार बार आपसे कहे हैं कि जो सिलेबस है काफ़ी लेंदी सिलेबस है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं या CSIR नेट की कर रहे हैं, दोनों सिलेबस जो है काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ठीक है, अब अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को देखें तो उसका एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी में होने वाला है, फर्स्ट वीक के बाद। ठीक है, 9th और 10th जो है उसका डेट है। तो इतनी जल्दी सारा रिवीजन कंप्लीट करना है, सारे रिजल्ट्स को आपके सामने रखना, साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सॉल्व करना है ना, तो इसमें टाइम लगेगा ना, इसमें टाइम लगेगा। तो आपको बेहतर अगर करना है तो आप जो है ये हम लोगों का बैच ले सकते हैं, जिसका कॉल कर सकते हैं संस्थान को। नंबर हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है एक तरह से, जैसे कि पहली बात तो ये है कि जैसे आप हम कोई भी बातें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करें
ठीक है। बार बार, क्योंकि एक शॉर्ट नोट होता है। शॉर्ट नोट का मतलब क्या है कि शॉर्ट नोट से होता क्या है कि सारे, जैसे कि सारा जो कॉन्सेप्ट है अगर एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाए तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि सारे रिजल्ट्स को जो है 10 मिनट में आप रिकॉल कर सकते हैं। जैसे रिंग थ्योरी को हम 6-7 लेक्चर में कंप्लीट पढ़ाएं आपको, और एक शॉर्ट नोट्स दे दें, तो शॉर्ट नोट्स से फ़ायदा क्या मिलेगा कि जब भी आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। देखने से ये फ़ायदा मिलेगा कि एक तरह से रिंग थ्योरी को रिवाइज करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा घंटों लगेंगे। 1 घंटे में आप पूरा रिंग थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट नोट के माध्यम से जो है 1 घंटे में पूरा जो है ग्रुप थ्योरी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना जो है समय रिवीजन के लिए देना काफ़ी होता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बाकी आपका डिसीजन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, और जो भी है, साथ ही साथ जो है अगर आप टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वीडियो है इसको आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टर्म पे, मतलब कि कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे और इस रिंग थ्योरी को जो है कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ हम असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हम लोग संडे को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर एक साथ लेके, और जितना घंटा लगेगा मेरे ख्याल से जो है उसमें टाइम लगेगा। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है तब तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा, जब अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास सामने हैं तो उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको बताना होगा तो एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन के साथ ही हो, क्योंकि क्वेश्चंस, देखिए, क्वेश्चंस एक ऐसे माध्यम होते हैं जिससे कि क्वेश्चन के थ्रू जो है, एक अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई सारे रिजल्ट्स आपके सामने दिखते हैं। ठीक है, और उन्हीं रिजल्ट से नए क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में अगर आपने एग्जाम का पूछा हुआ अगर आपने एक सवाल किया तो हो सकता है कि उसी से रिलेटेड जो है सैकड़ों सवाल आप लगा दें। तो इससे ये फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है। और कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है सेट किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सब जो क्वेश्चन है नए बनते हैं। कुछ क्वेश्चन नए बनते ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपसे ही कह दिया जाए कि इस लेवल के जो है आप हमें 100 क्वेश्चन बना के दो, तो थोड़ा सा आप क्या करोगे कि 20 क्वेश्चन उसमें नए सोचोगे खुद से, क्योंकि सोचने में टाइम लगता है ना कहीं से आप कॉपी करोगे। हो सकता है कि पूरा कॉपी ना करो, लेकिन कहीं ना कहीं से आप आइडिया लगाओगे। आइडिया लगाने का मतलब क्या है कि उसी क्वेश्चन के पैरेलल आप एक क्वेश्चन बनाएंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा ये तो मिलता ही है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। अगर आप CSIR नेट एग्जाम की बात कर लें तो एक बार थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा थोड़ा अगर आपने समझा है, थोड़ा थोड़ा अगर आपने समझा है तो क्वेश्चन के थ्रू उस एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करें, हर हर ऑप्शन का एक तरह से डिटेल में एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि वो सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, कोई काउंटर एग्जाम्पल आपके सामने है तो इस तरह से आपके पास काउंटर एग्जाम्पल की लिस्ट होगी। और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि अगर लीनियर अलजेब्रा है जिसमें मैट्रिसेस हैं, चाहे कोई भी टॉपिक है, ठीक है, उससे जो किस तरह के सवाल बन रहे हैं, ये एनालिसिस आपको करना होता है। और ये एनालिसिस जरूरी भी है ना। कम टाइम में अगर आप बेहतर करना चाह रहे हैं तो ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। उसमें मतलब कि लगभग लगभग आपको सारे के सारे सवाल करने होंगे और सही भी करने होंगे। गलत तो कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन आपको कोशिश करना ही करना होगा। ठीक है, खैर, चलिए नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।